भारत की संसद में एक 55 साल के युवा नेता ने एक स्पीच देते हुए ये बात बोली कि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया तो उस समय एक पॉलिटिकल विल भारत की तरफ से लैकिंग थी। उसने ये तक बोला कि भारत ने जब पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया तो उससे भारत की पॉलिटिकल विल की कमज़ोरी ये भी एक्सपोज हुई और साथ ही में ये इन्फॉर्म कर देना कि भारत ने किसी प्रकार के मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट नहीं करना है पाकिस्तान में, उससे इस पूरे ऑपरेशन का फेलियर प्रूव हो गया। कुछ बच्चे, मैं अक्सर आपके साथ कहता हूँ कि कभी बड़े नहीं होते। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक साइंस होती है उसकी नॉलेज हर बंदे को नहीं होती और कई लोग मजबूरन कभी सीखना भी नहीं चाहते। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सबसे पहले एक क्रॉस बॉर्डर काइनेटिक ऑपरेशन को करने के लिए एक ऑपरेशनल फ्रीडम जिस प्रकार की दी गई थी, उस फ्रीडम में तीनों की तीनों सेनाओं ने एकजुट होकर एक जॉइंट ऑपरेशन भी किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह था कि यहाँ एक पॉलिटिकल डायरेक्टिव दिया गया था आर्म्ड फोर्सेस को, जिसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट थे। पहला ये कि आप पाकिस्तान को पनिश कीजिए जो उसने पहलगांव में घटना की है। आप डेटर कीजिए कि फ्यूचर अटैक्स पाकिस्तान इस प्रकार के दोबारा करने की कोशिश ना करे, ताकि उसको इस प्रकार का रिस्पांस मिले कि अगली बार ऐसा रिस्पांस देने के टाइम पे वो 10 बार सोचे। और साथ में पॉलिटिकल लेवल से एक डायरेक्टिव जो मिलिट्री को दिया गया था वो ये था कि अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन को रोकिए। ये जो ब्रॉड स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स दे दिए गए थे, इसके बाद उद्देश्य ये था कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, टारगेटिंग ये पूरी की पूरी मिलिट्री करेगी। और मिलिट्री ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्स दिए हम उसकी चर्चा अभी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जिस प्रकार का रिस्पॉन्स भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया, अगर हम उसको भारत की मिलिट्री हिस्ट्री में ट्रेस करके देखें तो बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर क्लियर दिखेंगे आपको। 1947-48 में जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था भारत की आज़ादी के तुरंत बाद, उस दौरान उसने ट्राइबल्स का प्रयोग किया था, जिनमें ट्राइबल्स लिटरली वो थे नहीं, लेकिन उनको ट्राइबल्स का भेष देकर पाकिस्तान ने जो अपने लश्कर और अपने जिहादी उस समय पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म में भेजे थे, वो कश्मीर घाटी में घुसे थे। जब वो कश्मीर घाटी में घुसे तो उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट तो चाहिए ही था। भारत की उस समय जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस भी मैनेज करती थी एजेंसी, उस एजेंसी का नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो था और उसने भारत की सेना को ये इन्फॉर्मेशन भी दी कि ये जितने भी लॉजिस्टिक्स इस समय कश्मीर घाटी में पाकिस्तान जो घुसा है उसके जो ट्राइबल्स वहाँ पर घूम रहे हैं उनको मिल रहा है पंजाब से, पंजाब पाकिस्तान के रीजन से। उस समय जब मिलिट्री ने पॉलिटिकल लीडरशिप से, नेहरू से परमिशन मांगी कि आप हमें परमिशन दीजिए कि इन लॉजिस्टिकल बेसेस को पाकिस्तान में हम डिस्ट्रॉय करें, खास करके जो पंजाब में थे, ताकि अगर वो लॉजिस्टिकल चैनल कट जाए तो उसके कटने से कम जो कश्मीर घाटी में ये लोग इन्फिल्ट्रेट करके घुसे हैं इनको रोक दिया जाए और इलीगल टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन रोक दिया जाए। उस चीज़ की परमिशन उनको नहीं दी गई थी। आज आप भारत के किसी भी मिलिट्री हिस्टोरियन की किताब उठा के देखिए, आपको 1947-48 की जो लड़ाई थी उसमें ये जो पॉलिटिकल लेवल पर एडवेंचरिज्म किया गया, ये जो पॉलिटिकल लेवल पर परमिशन को आर्मी के डिनाई किया गया, ये आइडेंटिफाई होता है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो जब आप पॉलिटिकल विल की संसद में चर्चा करते हैं तो ये जरूर बताइए कि नेहरू ने किस प्रकार से पॉलिटिकल विल को प्रयोग करते हुए परमिशन आर्मी को डिनाई करी थी, जिसकी वजह से वो लॉजिस्टिकल चैनल्स नहीं टूटे और जिसका खमियाजा ये था कि आज तक भारत भुगत रहा है इस चीज़ को लेकर कि आधे से ज़्यादा कश्मीर का टुकड़ा इलीगली पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके बैठा है। 1962 में भी इसी प्रकार की चीज़ देखने को मिली। 1962 में जब चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और उस आक्रमण के दौरान इस रीज़न से वो आक्रमण हुआ क्योंकि भारत की उस समय सेना को एक पॉलिटिकल लीडरशिप से ऑर्डर मिल गया था कि आप एक फॉरवर्ड पॉलिसी पे काम कीजिए। आप आज भारत और चीन के बीच में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, अगर उन सारी किताबों में से कोई भी किताब उठाकर अगर आप पढ़ें तो आप उसमें ये कॉमन पॉइंट पाएंगे कि 1959 से नेहरू ने उस समय फॉरवर्ड पॉलिसी आर्मी को एग्जीक्यूट करने की डायरेक्शन दी थी। फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत आर्मी को ये बोला गया था कि आप बॉर्डर के जितने भी फॉरवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर भारत का क्लेम है वहाँ जाकर बेसिस बनाइए। और जब बेसिस बनाने का ये अनुमति पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से दी गई तो उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्ण मेनन था और जो पूरी डिफेंस ब्यूरोक्रेसी थी, उसने किसी प्रकार से रिसोर्स मटेरियल का डिस्पर्शन होना नहीं दिया मिलिट्री की तरफ से। दूसरा, उस समय मिलिट्री के कितने एडवाइजर्स और एक्सपर्ट्स थे
जो मिलिट्री में रहते हुए भी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये सलाह दे रहे थे कि ये प्रकार की फॉरवर्ड पॉलिसी चाइना को अननेसेसरीली प्रोवोक करेगी। हमारे पास इस मोमेंट पर बैकएंड लेवल पर लॉजिस्टिकल पावर नहीं है उस चीज़ को स्ट्रेंथन करने की कि कल को अगर हम फॉरवर्ड बेसिस बनाएं तो उन फॉरवर्ड बेसिस को हम लोग सपोर्ट कर पाएँ अगर चाइना आक्रमण करता है। लेकिन उस समय भी एक पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म के नाते लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि नेहरू बोलता है फॉरवर्ड पॉलिसी करो, कृष्ण मेनन कहता है कि भाई हम तो किसी प्रकार से डिफेंस मिनिस्ट्री के रिसोर्सेज स्ट्रेच नहीं होने देंगे। ये था लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। जब आप पॉलिटिकल विल की संसद में चर्चा करते हैं तो थोड़ा इतिहास पढ़ के आइए, क्योंकि इतिहास जब पढ़ के आएंगे तो इतिहास में पहले अपने भी कारण बताइए। इसके बाद अगर आप 1965 की लड़ाई देखें तो 1965 की लड़ाई में जो पिछले 2 एपिसोड्स हुए थे 1947-48 वाले और इसके बाद 1962 वाला, इसके बाद भारत की मिलिट्री अपने आप से भी फ्रस्ट्रेटेड थी कि हमें पॉलिटिकल लीडरशिप कभी परफॉर्म करने की क्षमता नहीं देती। इस कॉन्टेक्स्ट में 1965 में जब भारत की उस समय की जो मिलिट्री थी, जब उसने 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान लाहौर कैप्चर किया, हाजीपीर की पीक कैप्चर करी और अन्य स्ट्रेटेजिक पोस्ट्स कैप्चर करे, और भारत की मिलिट्री ने उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बात बोली कि हम ये किसी भी प्रकार के जो हमने पॉइंट्स कैप्चर करे हैं हम इनको अब छोड़ना नहीं चाहते, तो भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से दबाव डाला गया। दबाव ये डाला गया कि आपको मजबूरन ये सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी मर्जी स्ट्रेटेजिक हों आपको छोड़ने पड़ेंगे। 1971 में भी जब बांग्लादेश का क्रिएशन हो रहा था उस समय भी मिलिट्री के एडवाइज़र्स ने पॉलिटिकल लीडरशिप को बार बार ये एडवाइस दी थी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको आप वाइडन कर लीजिए, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का वाइडन हो जाना इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन पॉलिटिकल विल उस समय भी नहीं थी। और आज अगर आप और भी 1971 की किताबें पढ़ते हैं जो कि अन्य है मार्केट में, उन सभी किताबों में एक पॉइंट बड़ा दिलचस्प ये भी दिया गया है कि सैम मानेकशॉ, जिन्होंने 1971 का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन ईस्ट पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बनाने के लिए उन्होंने एग्जीक्यूट किया था, उसकी तैयारी कई महीने पहले हो चुकी थी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप को उस समय कुछ रशिया से प्रेम होने के नाते, रशिया के कुछ ऐसे इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उनके साथ एंगेज करने के नाते, वो डिप्लोमेसी को फ़ायदा देने के लिए उन्होंने इस लड़ाई को कई महीनों तक रोक के रखा। पॉलिटिकल विल की जब आप चर्चा करते हैं तो थोड़ा इसके बारे में भी बताइए कि आपका खुद का जो इतिहास रहा है वो किस प्रकार से रहा है। प्रॉब्लम सारी पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप चाहे 1947-48 देखें, आप चाहे 62 देखें, 65 देखें, 71 देखें, या उसके बाद फॉर दैट मैटर अगर आप 1990s में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर कश्मीर घाटी में टेररिज्म स्पॉन्सर किया, और उस टेररिज्म को स्पॉन्सर होते हुए जब भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस समय भी पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई कि मिलिट्री को क्रॉस बॉर्डर रेड्स करने की परमिशन दी हो, उसका खमियाजा ये था कि हमारे को 1999 में कारगिल भी जूझना पड़ा। अब आप बेसिक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक पॉइंट ये है कि इस पर्टिकुलर यहाँ पर गेम में बहुत लंबे समय तक कुछ राजनीतिक वर्ग ऐसे थे और आज भी हैं जिनको भारत की मिलिट्री से एक परपेचुअल डिस्ट्रस्ट रहा है। उनको परपेचुअल लेवल पर डिस्ट्रस्ट इसलिए रहा है क्योंकि उनको हर बार अपनी खुद की इमेज को सिक्योर करना और देश के जो नागरिक हैं उनकी बेसिकली जो सिक्योरिटी है उसको काउंटर करना एट द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप की इमेज बिल्डिंग करना हमेशा से एक प्रायोरिटी और प्रेफरेंस रहा है। इस रीज़न से डिफेंस के अंदर मेजॉरिटी रिफॉर्म्स भी कभी भी हो नहीं पाए। 2019 में 2019 में जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट अनाउंस की गई तो उस पोस्ट के अनाउंसमेंट के बाद जब भारत की सरकार ने ये बात बोली कि ये पोस्ट भारत की सेना जो भी है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो और एयरफोर्स हो, इन तीनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन लाएगी और कोऑर्डिनेशन लाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट बनाना अनिवार्य है। तो आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो इस मोमेंट पे वीडियो पॉज करके देखिए कि 2019 में जब ये CDS की पोस्ट बनी थी तो कुछ लोगों ने और कुछ मीडिया हाउसेज ने जो इनके पाले हुए हैं पोमेरियन मीडिया वाले, उन्होंने किस प्रकार से पूरा का पूरा एक नैरेटिव चलाया था कि CDS जो है और CDS की जो पोस्ट क्रिएट की गई है ये एक पॉलिटिकल पोस्ट है। अगर ये पॉलिटिकल पोस्ट होती तो खैर उसका महत्व ऑपरेशन सिंदूर में आप नहीं समझ पाते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जब ये CDS की पोस्ट ने काम किया तो काम ये था कि इस पर्टिकुलर पोस्ट का
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये माइक्रो मैनेजमेंट जो टैक्टिक्स के हैं, जिसके तहत पॉलिटिकल लीडरशिप का इंटरफेरेंस परमानेंट लेवल पर मिलिट्री ऑपरेशंस में दिख रहा था, उसको कंप्लीटली ख़त्म करने की बात की गई थी। और यहाँ पर जो CDS की पोस्ट बनी थी, उसका कंसेप्चुअलाइजेशन ये हुआ था कि CDS की पोस्ट के तहत जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका काम अब सिर्फ ये था कि वो एक स्ट्रेटेजिक एंड गोल जो है मिलिट्री को दे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में एक स्ट्रेटेजिक एंड गोल मिलिट्री को दिया गया और मिलिट्री को ये बोला गया कि आप पाकिस्तान को बेसिकली पनिश कीजिए, उसको डेटर कीजिए और एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक एंड गोल देंगी और मिलिट्री उसके बाद अपने आप परफॉर्म करेगी। ऑपरेशन सिंदूर में जब आप कहते हो कि कोई पॉलिटिकल विल नहीं थी, प्रॉब्लम पॉलिटिकल विल की नहीं सर, प्रॉब्लम ये थी कि संसद में कुछ पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं थी कुछ लोगों को। अब उसका रीज़न देखिए, अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि देखिए भारत ने जो है मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट ही नहीं किया, भारत ने पहले ही पाकिस्तान को फ़ोन करके बता दिया कि हम आपको अटैक कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे सर, अभी आप उतने बड़े नहीं हुए। प्रॉब्लम पता है क्या है, जो इंडिया और पाकिस्तान की जो सिनेरियो है, आप उस सिनेरियो को समझिए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर प्लेयर्स हैं। इस न्यूक्लियर सिनेरियो में जब भी आप ऑपरेट करते हैं तो आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर कोई भी जो लड़ाई होगी एक न्यूक्लियर प्लेयर्स के बीच में, वो कभी भी बैटलफील्ड डिस्ट्रक्शन की नहीं होती। क्योंकि दो न्यूक्लियर प्लेयर्स जब आपस में कभी लड़ते हैं तो वहाँ पर बैटलफील्ड डिस्ट्रक्शन के बजाय हमें एडवर्सरी के बिहेवियर को शेप करने की लड़ाई लड़नी होती है और यहाँ पर उसको शेप करते करते अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश करनी होती है। इस रीज़न से यहाँ पर लड़ाई में डिस्ट्रक्शन मैक्सिमाइज करना एम नहीं होता। इस प्रकार की लड़ाई में जो न्यूक्लियर प्लेयर्स के बीच में लड़ी जाती है, वहाँ पर एडवांटेज को मैक्सिमाइज करने की लड़ाई लड़ी जाती है। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स जब एक प्रकार से ये डिसाइड करते हैं कि हमें मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट नहीं करना है पाकिस्तान में, तो उसका रीज़न ये है कि हम इस लड़ाई में एक पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके एडवेंचरिज्म को रिटेलिएट करके सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि हम पाकिस्तान के साथ एक मैटर को एस्केलेट करके एक फुल स्केल वॉर लाना चाहते थे। इंडिया का ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन सिंदूर में एस्केलेशन करना नहीं था। इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि हम मैटर्स को इस लेवल पर एस्केलेट करें कि वो कल को एक फुल फ्लेजेड वॉर कन्वेंशनल लेवल या न्यूक्लियर लेवल पर आ जाए। ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑपरेशन सिंदूर एक एग्जाम्पल था लिमिटेड वॉर का, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने एक पाकिस्तान के ऊपर डैमेज इन्फ्लिक्ट करना था, उसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को चैलेंज करना था कि जिस प्रकार से आप उन पॉलिटिकल लेवल पर समर्थन और सपोर्ट देते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप्स का, हम उसको टारगेट करेंगे। ये किसी प्रकार का कोई वीकनेस नहीं था, बट ये एक स्ट्रैटेजिक आउटकम था कि पाकिस्तान को हिट करो बिना चीज़ को एस्केलेट करे हुए। और हाँ, जहाँ तक बात रही कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया, सिग्नल दिया, ये चीज़ कह के कि देखिए हम आपकी टेरिटरी में घुस के एक ऑपरेशन करेंगे, इस चीज़ के पीछे जो रैशनल होता है इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग। प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ये होता है कि सबसे पहले जब आप पाकिस्तान जैसे देश को इन्फॉर्म करते हैं कि हम आपके यहाँ पर एक मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के रिसोर्सेज ड्रेन होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने ये बता दिया कि अटैक होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि अटैक कब, कहाँ और कैसे होगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान अपने सारे रिसोर्सेज को एक्टिवेट करेगा। जब वो अपने सारे रिसोर्सेज को एक्टिवेट करेगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि कहाँ पर अटैक होगा, ये उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी पावर ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर इंडिया के पास एक टैक्टिकल लेवल पर डोमिनेंस का एज होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप पाकिस्तान को ये इन्फॉर्म करते हैं कि हम आपके मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट नहीं करेंगे और स्पेसिफिकली आप उसके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हो, तो आपके पास एक मॉरल ग्राउंड भी होता है कि हम अगर आपके टेरिटरी में घुसे, आपकी सोवरेनिटी को वायलेट भी किया हमने और ठोक के किया, तो इसलिए किया क्योंकि आपने टेररिस्ट्स को पनाह दी थी और आपके इस टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डिस्ट्रॉय किया। इस रीज़न से आप देखिए कि जो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ की चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या भारत के आर्मी चीफ की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में एक स्पष्ट तरीके से पूरे के पूरे एविडेंस बेस पे यहाँ पर यह चीज़ क्लैरिफाई की गई कि किस तरीके से उस टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रॉय किया गया है। तो यहाँ पर बात क्या थी? यहाँ पर बात यह थी कि हमें किसी भी प्रकार का मिसकैलकुलेशन का गेम नहीं खेलना था, ऑपरेशनल सरप्राइज मेंटेन करना था, पाकिस्तान के रिसोर्स को ड्रेन करना था थ्रू प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग और एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करना था। तो यहाँ पर जो चीज़ थी वो ये थी कि पॉलिटिकल विल एक स्ट्रेटेजिक एंड गोल को लेकर थी और पॉलिटिकल विल होने के नाते ही मिलिट्री ने अपने आप
इस सिनेरियो में जहां पर दो न्यूक्लियर प्लेयर्स लड़ रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में बिना एस्केलेशन लैडर में एस्केलेट करे हुए चीज़ों को स्ट्रेटेजिक लेवल पर मेंटेन करते हुए टैक्टिकल रिस्पॉन्सेज पाकिस्तान को दिए। लेकिन बार बार वो चीज़ उठाकर ये चीज़ बार बार संसद में या संसद के बाहर और अन्य जगहों पर बोलना कि पॉलिटिकल विल नहीं थी, वो रियलिटी में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों को अब डाइजेस्ट हो नहीं पा रहा है कि मिलिट्री को इतना ऑटोनमस और मिलिट्री को एक पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेशनल लेवल पर इतनी ऑटोनॉमी क्यों दे दी गई है। क्योंकि इतिहास गवाह है और भारत के इतिहास में जो एपिसोड्स हुए हैं वो गवाह हैं कि किस प्रकार से मिलिट्री को माइक्रो मैनेज करके कंट्रोल किया जाता था और मिलिट्री को एक प्राइवेट आर्म बनाकर ट्रीट किया जाता था, जैसे कि मिलिट्री देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों के राजनीतिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनी है। तो यहाँ पर रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम जो इन लोगों को इशू है वो ये चीज़ का इशू है कि भाई मिलिट्री की ये जो ऑटोनॉमी है और मिलिट्री की ये जो ऑपरेशनल फ्रीडम है, जिसमें मिलिट्री एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को लेकर आज की डेट में ऑपरेशनल लेवल पर कंट्रोल करती है और डोमिनेंस लाती है, वो चीज़ इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही। और खैर ये लोगों के पास तो कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी भी नहीं है बात करने की, खास करके तब जब इतिहास इस बात को बताता है कि 1947-48 में पॉलिटिकल विल ना होने के कारण आधा कश्मीर आपकी वजह से गया। पॉलिटिकल विल ना होने के कारण 62 में भारत के ऊपर एक परमानेंट स्कार आया। आज पॉलिटिकल विल ना होने के कारण 65 की लड़ाई में भारत आज अपना लाहौर तक प्रेजेंस रखता, वो चीज़। चौथा सबसे बड़ी बात कि 1990s में जो टेररिज्म को रोकने के लिए क्रॉस बॉर्डर रेड्स करने की परमिशन चाहिए थी, जिसको रोकने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इवेंचुअली कारगिल हुआ। कारगिल के बाद जो पार्लियामेंट अटैक हुआ और पार्लियामेंट के बाद जो 2008 तक मुंबई अटैक हुआ। खैर जिन लोगों ने आज तक इन चीज़ों को लेकर कभी रिटेलिएट नहीं किया, कम से कम वो तो पॉलिटिकल विल की बात ना करें। क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक साइंस है, ये जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के तहत ऑपरेशनल लेवल पर जो टैक्टिकल लेवल पर जो डोमिनेंस की बातें होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप नहीं समझ सकते। आप चैट जीपीटी पे जाकर कास्ट के डेटा को लगाकर कास्ट सेंसस का वो गेम खेलिए जो आपको खेलना है। क्योंकि आपने संसद में यही बोला था ना कि एआई आएगी, फिर हम उसको एआई में कास्ट सेंसस को डालेंगे। आप उसी चीज़ पे करिए काम सर। ये चीज़ें जो स्ट्रेटेजिक वाली हैं छोड़ दीजिए, जो आपका डोमेन नहीं है। धन्यवाद।